क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से आ गए हैं लेकर डे 5 का डेली जो सीरीज हमारी चल रही है यूपीएससी से संबंधित 10 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स स्क्रीन पे हैं, आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, देखिए हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया क्या चीज़ है, इनकरेक्ट करेक्ट वो देखेंगे, स्टेटमेंट के आगे क्रॉस या फिर टिक करेंगे और फिर जिस ऑप्शन में वो मैच हो रहा होगा उस पे ऑप्शन को जो है अपना गोला बनाते हुए एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, ये है पहला मतलब ये परिस्थितिकी तंत्र से वाला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम से, और इनकरेक्ट पूछा गया है। हमें क्या करना है, हर स्टेटमेंट के आगे देखना है कि ये सही है कि गलत है। अब पहला जो स्टेटमेंट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता पौधों जानवरों या दोनों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट ये है द कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू सेल्फ रेगुलेट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब आपने अगर पढ़ रखा है इकोटोन, इज नोन एज इकोटोन, अगर आपने इकोटोन पढ़ रखा है तो आप समझ जाओगे कि यार ये डेफिनेशन में कुछ काला है। तो कोई बात नहीं, यहाँ डाउट है, अभी रुकते हैं, फिर तीसरे स्टेटमेंट जाते हैं। देखिए एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, अभी से आदत डलवाऊंगा आपकी पूरी। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम इज नोन एज होम्योस्टेटिस। नहीं, ये वाली डेफिनेशन तो इकोटोन की है भैया, संक्रमिका की। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, और ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया था वो होमोस्टेटिस की है, होम्योस्टेटिस की। तो इसका मतलब कि दोनों जो है स्विच कर दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और दोनों ही स्टेटमेंट, और यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, इकोटोन क्या होता है, एक इकोसिस्टम, देखिए जैसे कि एस्चुरीज होती हैं, यहाँ पे देखिए आपको इसमें दिखा देते हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे जैसे कि लैंड और ये ओशियन, ठीक, इन दोनों के बीच में जो एस्चुरी, जहाँ पे पानी, रिवर का पानी और ओशियन का सॉल्टी वाटर मिलता है तो एस्चुरी कहलाता है। ये एक दोनों बड़े इकोसिस्टम के बीच का एक जंक्शन है, ट्रांजिशन है, इसको इकोटोन बोलते हैं। और होम्योस्टेटिस तो बहुत ही ईजी है, उस वो क्या होता है कि अपने इकोसिस्टम में जैसा सिचुएशन बनी हुई है उसमें आदान प्रदान एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के बीच में करते हुए जो है बैलेंस बना के रखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए आप जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला गया है, और बोला गया विच ऑफ द एबव फैक्टर इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक्स इन मानसून। अरे मानसून में होता है ना कि यार मानसून एकदम से, मानसून के सीजन में जैसे 15 जून से लेके आपका 15 सितंबर तक आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सर्विसेज के अंतर्गत आता है, वो ये कहता है कि 15 जून से लेके 15 सितंबर तक मानसून का सीजन होता है। अब उसमें अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते तक बारिश ही ना हो एकदम, तो उसको बोलते हैं मानसून ब्रेक्स। ठीक, समझ में आ गई चीज, एक एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट चारों देखेंगे कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल जो कि ब्रेक लाते हैं मानसून में। कि लोकेशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक, ये ऐसे जीरो इक्वेटर होती है और ये यहाँ तक क्या ट्रेड विंड्स आती रहती हैं, तो ये जहाँ पे कन्वर्ज होती है उसको ITCZ बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, बिल्कुल होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हवा मतलब बढ़ती है, ऊपर उठती है, तो टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, हवा उठने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, कुछ कुछ केसेस में होता है, पहाड़ की वैल्यू में होता है ये सब, एयर ड्रेनेज की वजह से। हाँ, इसकी वजह से भी मॉनसून ब्रेक हो सकता है। मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, अगर हवा भी ऐसे ही चलती आ रही है, आपका जो ये जो यहाँ पे सह्याद्रीज और जो वेस्टर्न घाट्स है उनसे अगर ऐसे टकरा नहीं रही है तो ओरोजोनी वाली जो है प्रेसिपिटेशन हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे भी तो बारिश नहीं होगी ना। तो इसके लिए भी जो है हाँ मानसून ब्रेक आ सकता है। और चौथा स्टेटमेंट ये है कि डिक्लाइन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। ट्रॉपिकल डिप्रेशन वही लो प्रेशर वाली बात हो रही है, मतलब साइक्लोन की, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में डिक्लाइन हो जाता है तब भी मानसून ब्रेक लग जाएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है बहुत ही आसान है। पहले बात की कंसिडर द फॉलोइंग करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उसके बाद आखिरी में क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, मतलब करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड
फायर गर्डल, गर्डल ऑफ द पैसिफिक। गर्डल मतलब वही आपका होता है परीखा जिसे बोलते हैं, ठीक है, परीखा या फिर करधनी भी बोलते हैं। तो उसको सरकम पैसिफिक बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक, बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी एक जो है वो बनी हुई है, ठीक, आपका करधनी या फिर परीखा बना हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, वो सही है। और क्या पूछा गया है यहाँ पे, पूछा भी आपका पूछा गया है कि करेक्ट बताइए यहाँ पे, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो आपका दुनिया के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र, द्वीप द्वीप समूह और महासागरीय द्वीपों में पाए जाते हैं, एकदम सही है ये वाला, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो दूसरा स्टेट पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, तो ए और सी में से होना चाहिए, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मेजर वॉल्केनो ऑफ सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक। सरकम पैसिफिक बेल्ट मतलब यही है कि प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो है पूरा, ठीक, क्यों वहां पे, तो वहां पे उनमें इंक्लूड होते हैं वॉल्केनो कौन कौन से, सेंट हेलेना, एजोर्स, लेस एंटिलीज, सदर्न एंटिलीज। अगर आपने मैप से पढ़ रखा है ज्योग्राफी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे वॉल्केनो जो हैं पैसिफिक ओशियन के नहीं है, अटलांटिक ओशियन के हैं। इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है तीसरा स्टेटमेंट, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। प्रशांत महासागर जो है और में क्या है कि जो इसका किनारा है, तटीय क्षेत्र जहां मिलता है, वहां पे कोलाइडिंग कन्वर्जेंस बाउंड्री है, जिसकी वजह से जो है आपका वॉल्केनो, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि इंट्रा प्लेट वॉल्केनो भी होते हैं, जैसे ज़्यादातर तो दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में जहाँ पे वो टकराते हैं, इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे जो है अर्थक्वेक और ये वॉल्केनो सब होते हैं। लेकिन कभी कभी प्लेट के बीच में भी जो है वॉल्केनो आ जाते हैं, जिनकी वजह से फिशर बन जाता है, ठीक। इस तरीके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डेक्कन ट्रैप है अपना इंडिया वाला, डेक्कन ट्रैप ये वाला एरिया जो है, ये भी इंट्रा प्लेट वॉल्केनो की वजह से हुआ, ये लावा प्लेटू बन गया है। वैसे ही पराना प्लेटू पराग्वे में है, और ड्रैकन्सबर्ग प्लेटू ऑफ कहाँ का, साउथ अफ्रीका का है, ठीक, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे देखिए पहले दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट, ये पार्लियामेंट का ये फंक्शन ये भी होता है ना कि जो फाइनेंशियल जो चीज है सरकार की, बजट लाने की, उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं। इनमें 4 कथनों में से आपको ढूंढना है कौन सा गलत है, ठीक। देखिए पार्लियामेंट हैज नो से इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, बिल्कुल सही बात है। बजट भाई बनाने का कार्य तो कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है ना, और फाइनेंस मिनिस्टर किसके बिहाफ पे बजट को पेश करते हैं पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के, याद रखिएगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है उस पर तो वोटिंग होती ही नहीं है, खाली डिस्कशन हो सकता है। तो इंक्रीज करने उस पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की तो बात ही नहीं आ सकती, ठीक है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया चार्ज एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है कि उस पर वोटिंग वोटिंग ना हो, ताकि कुछ ऐसी पोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये सब लोग हैं, सीएजी है, ये लोग फ्री एंड फेयर बिना दबाव के अपना काम कर सके, इनकी सैलरी कोई रोक ना सके। और अब ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा आंसर जो है 2 हो जाएगा। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, बिल्कुल सही बात है। और पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंक्रीज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, वो इम्पोज भी नहीं कर सकता है और ना ही इंक्रीज कर सकता है टैक्स को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बगैर। 5वें क्वेश्चन पे चले आए हम लोग। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। अब आपको मालूम है आर्टिकल नंबर 368 जो होता है, उसमें जो है 3 तरीके से हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। एक तो ये होता है कि भाई पार्लियामेंट ने खुद ही उठा के अमेंडमेंट कर लिया अपने हिसाब से, स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से। और दूसरा ये होता है कुछ कुछ जो फेडरल फीचर्स होते हैं उसमें उनको जो है चेंज करने के लिए क्या है कि हमारे आधे से ज़्यादा, इस समय अगर बात करूं 2 जून 2020 को 28 स्टेट्स हैं, तो आपको 15 स्टेट्स में जो है उनसे रेटिफिकेशन कराना पड़ता है कि आपको जो है ये फेडरल में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हामी कर देंगे अगर 15 स्टेट, ठीक। अब 28 स्टेट हैं तो 15 मतलब हाफ +1 करेंगे अगर, तो 15 स्टेट हो जाएंगे और सिंपल मेजॉरिटीज पास करते हैं। एक एक ये सारे क्वेश्चन है प्रीवियस जो मैं फैक्ट बताता जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो देखिए पहला स्टेट, अच्छा यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें से पूछा गया है कि किस में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर विच पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन, कौन कौन से पॉसिबल हैं जब हम आधे से ज़्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन करा लेते हैं, मतलब उनकी हामी आ जाए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से फेडरल फीचर्स होंगे,
तो देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट बिल्कुल सही है। ठीक, आपका जो है ये एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ जो 7 शेड्यूल होता है ना, इसमें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है, उसमें कोई चेंज करोगे तो नहीं, तब भी आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट मतलब कि कौन राज्यसभा में और लोकसभा में क्या कितने मेंबर्स होने चाहिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी। लेकिन जो एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कुछ कुछ स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है ना, आर्टिकल 169 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि कोई भी स्टेट जो है अपने यहाँ से जो है ये पास कर दे रेजोल्यूशन कि भाई हमें जो है विधान परिषद चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो जो है उसको एबॉलिश भी करा सकता है और जो है उसको क्रिएट भी करा सकता है। तो यहाँ पे इसमें जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आधे से ज़्यादा स्टेट्स की परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बोला गया पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई। क्या, नहीं नहीं नहीं, अब आपको मालूम होना चाहिए थर्ड वाला कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक, जिसमें कि मुगल नहीं, जिसमें कि मराठा और लड़ाई हो गई थी अफगानिस्तानियों की। ठीक, और बैटल ऑफ प्लासी जो है, पहला वाला स्टेटमेंट नहीं सही लग रहा है। ठीक, पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल रूलर शाह आलम टू। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। शाह आलम जो 2 के टाइम पे जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आलमगीर 2 के टाइम पे हुई थी। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मोहम्मद शाह वॉज अ मुगल रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करनाल। अब बैटल ऑफ करनाल जो है आपका 1700 करीबन 1700 कब हुआ था, 1739 में। ठीक, उस समय मोहम्मद शाह थे, इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे क्योंकि ये गाना बजाना इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते थे। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अकबर 2 जो थे, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय, मतलब उनके नाम के आगे जो राजा लगा हुआ है ना, वो टाइटल दिया था किसने, अकबर 2 ने दिया था। राम मोहन रॉय नाम था उनका, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तो इस तरीके से तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप लोग स्क्रीन क्रॉस करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, ये पूछा गया है। ठीक, हम यहाँ पे देखेंगे नारद स्मृति में आर्य संस्कृति के चारों ब्रह्मवर्त, ब्रह्मश्री, मध्य देश और आर्यवर्त का उल्लेख मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रहा है, बल्कि क्योंकि नारद स्मृति नहीं, मनु स्मृति में बात करेगी। नारद स्मृति तो जो थे वो धर्मशास्त्र की बात करते थे। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब यहाँ पे नॉट करके पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये पहला वाला हो सकता है, क्योंकि बाकी तो किसी में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, हाँ, तो पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, अब ये वाले फैक्ट्स हम लोग याद कर लेते हैं कि विष्णु स्मृति जो है वो गुप्ता पीरियड के टाइम का था। ठीक, देवल स्मृति जो है वो प्री मेडिवल मेमोर था। ठीक है, और यज्ञवल्क याज्ञवल्क जो स्मृति थी, उसने पहली बार व्यूमन को राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही थी। याज्ञवल्क स्मृति ने स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि मनुस्मृति ही वो थी जो जिसमें कि 4 वर्ण और कास्टों की भी बात की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। फिर से मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। देखिए पहला स्टेटमेंट, देखिए वैसे ही हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, ये हमेशा ये फॉलो करिएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना है, सही पूछा है, हाँ सही पूछा गया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सीरत ए फिरोज शाही इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। नहीं 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 नहीं, फिरोज शाही तो था, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डाउट है, छोड़ेंगे, तुरंत वहां पर रुकना नहीं है। ठीक, फुतूहत ए फिरोज शाही वॉज कंपोज्ड बाय द अननोन ऑर्थर। अब देखिए तुरंत आपने पढ़ा है तो याद आ जाएगा। फुतूहत अ फिरोज शाही जो थी वो थी आपकी ऑटोबायोग्राफी फिरोज शाह तुगलक की, और जो सीरत ए फिरोज शाही थे उनके को उसको किसने लिखा था ये पता नहीं। तो ये दोनों स्विच किए गए हैं, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा वाला जो इसमें स्टेटमेंट पूछा गया, क्या ये सही है कि कामिल उत तहरीक रिटन बाय अफीफ
नहीं 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 नहीं, अफीफ के द्वारा नहीं लिखी गई है ये, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। अफीफ के द्वारा जो लिखी गई थी वो थी तारीख ए फिरोज शाही, वो अफीफ ने लिखी थी। और जो है फुतुत ए शाही वो तो मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि एक्सचेंज किया गया। दूसरा जो है ये था आपका ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी ने एक बुक लिखी थी फुतु उस सलातिन, जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये बात हो रही ना, हो रही थी ना वाइजियस्ट फूल वाली, तो ये कामिल उल तौरीक में नहीं बल्कि फुतु उस सलातिन, ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, भी दिखाऊंगा, उसमें लिखा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो दुनिया के जो है इसमें इस्लामिक वर्ल्ड के जो है सबसे वाइजेस्ट फूल थे, मतलब जो है बुद्धिमान मूर्ख थे, वहाँ उन बड़े विचित्र कैरेक्टर थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है, आपका आंसर पहले ही बता दिया गया, चलिए चीटिंग हो गई। देखिए विद रिगार्ड टू द बफर स्टॉक होता है ना हमारा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ट्रू पूछा गया है यहाँ पे। ठीक, इसमें लिखा हुआ कि सिर्फ इट इज़ द ओनली, यहाँ सरकार द्वारा बनाया गया केवल गेहूं और चावल का भंडार है। केवल वर्ड मैंने आपको पहले बताया कि 95% जो है ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो चावल और भंडार है तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और ट्रू पूछा तो पहला ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं। ये ऑपरेट किया जाता है एफसीआई द्वारा, बिल्कुल सही है। कब ये संस्था बनी थी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। गवर्नमेंट मेक्स दिस स्टॉक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर सेक्शन एट लो प्राइस, बिल्कुल पुअर सेक्शन को कम दाम पे देने के लिए जो है इकट्ठा किया जाता है। और कभी कभी जब मान लीजिए कंटिजेंसी हो जाए, ड्रॉट आ जाए, फसल अच्छी ना हो जाए, तब भी आपके पास खाना है तो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, फूड डेफिसिट एरिया में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए। वेसारा स्टाइल, ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। ये वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कुछ क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, और ये करेक्ट पूछा है। ठीक, ऐसे ही करिएगा, ये आदत डाल लीजिए। पहला स्टेटमेंट जो है, वास्तुकला की वेसरा शैली का विकास पल्लवों ने किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। ये बहुत इजी स्टेटमेंट है। पल्लवों नहीं, चालुक्य ने किया था। चालुक्य ने वेसारा स्टाइल बनाया था। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो जो है, आप उसमें मत जाइएगा, तो नॉर्थ इंडिया में आपका नगरा स्टाइल था, यही अगला है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये तीनों गलत हो गए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा ना। इसलिए अब यहाँ पे वो समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन। और सदर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो द्रविड़ स्टाइल हो जाएगा, जो कि अगला स्टेटमेंट शोज द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल। अब जो बीच का है ये बस वेसारा स्टाइल है, इसमें जो है इसके भी फीचर्स हैं और द्रविड़ के फीचर्स हैं, और ये चालुक्याज ने कराया है। ठीक, अगला स्टेटमेंट है कि लड़खन टेम्पल ऑफ आईहोल यहीं पे है, ये कर्नाटका में, इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर वेसारा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपना जो है यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए। अगर एक्सप्लेनेशन आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आंसर्स के जरूर करिएगा। ठीक, आप लोग कैसा लगे तो जरूर बताइएगा। अगर सही नहीं लगता तो डिसलाइक करिएगा, जरूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।